चल रहे हैं जनरल स्टडी की। उससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, भारत और विश्व के भूगोल के बारे में आपसे विश्लेषण किया है। और आज फिर से मैं सीटेट को लेकर आया हूँ, क्योंकि ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास अभी समय कम है, 1 महीना बचा हुआ है आपके एग्जाम का, फरवरी में एग्जाम होना है। और आपका NCERT, अरिहंत की किताबें, तमाम ऐसी बुक्स हैं जो अभी पढ़ ली हैं। और इससे पहले कि आप अपनी तैयारी में आप कम से कम 120 नंबर या 90 नंबर तो ले ही आए जनरल में। अगर आप जनरल में हैं तो 90 नंबर, और आप SC OBC में हैं तो 82 नंबर। इतने नंबर लाने से आप पास हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब यह है कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको फास्ट रीडिंग में पढ़ते हैं, समय कम हो तो उनको फास्ट रीडिंग में देख लेते हैं। जैसे कि अब NCERT 6 से 8 तक की नहीं पढ़ पाएंगे एकदम से 1 महीने के अंदर अंदर। तो आप जो बेसिक कंसेप्चुअल उसके क्वेश्चन होते हैं, या उसके जो टाइटल होते हैं, या उसके जो वो राइटर होते हैं साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान की, आप उनको देख लीजिए। उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं सीटेट के बारे में या CDP के बारे में। क्योंकि CDP एक ऐसा पोर्शन है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। चाहे वो आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट CDP पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें ही पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में, इसके अलावा जैसे कि LT ग्रेड में, मनोविज्ञान की परीक्षाओं में, टीचिंग की एग्जाम में, या उसके अलावा जैसे कि SSC GD, तमाम ऐसे क्वेश्चन अब तो सब जगह साइकोलॉजी को रख दिया गया है कि किस तरह से एक पर्सन अपने आप को एक परिस्थिति के अनुसार ढालता है। तो ये सब क्वेश्चन CDP के अंदर आते हैं। और मनोविज्ञान आज के समय का सबसे ट्रेंडिंग सब्जेक्ट रहा है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपके सामने एक इंटरफेस बनाया हुआ है, ये इसमें सबसे पहला नाम है एडवर्ड थर्नडाइक का। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने ये बताया है कि जो बच्चे होते हैं सबसे पहले वो प्रयास करते हैं किसी काम को करने के लिए। अगर बच्चे किसी काम को करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो वो गलती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर प्रयास करेंगे किसी काम को करने के लिए तो वो गलती करेंगे, जाहिर सी बात है। और गलती करेंगे तो वो बार बार सीखेंगे उस चीज़ को। यानी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी है। इसको हम SR थ्योरी भी कहते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्डिंग, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उद्दीपक प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और अधिगम त्रुटि जो होती है वो अधिगम का हिस्सा होती है। यानी त्रुटि अगर होंगी तो तुम समझ जाओ कि बच्चा सीख रहा है। तो कोई काम बच्चे से गलत हो गया स्कूल कॉलेज में लिखते समय, तो तुम उसको दोबारा बता दो कि बेटे ये ऐसा नहीं, ऐसे भी होता है। तो इससे बच्चा जो है अपनी एक जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसको अच्छा लेके चलेगा। और उसको मारना पीटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बच्चे को जितना तुम सिखाओगे, जितना उसका तुम बर्डन कम करोगे, उतना ही वो सीखेगा। यानी कि उसको 10 20 15 20 किताबें लेके दे दी, नहीं, 2-3 किताबें काफ़ी होती हैं, और 2-3 कॉपी, और बस। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भी बच्चे के अंदर से हमें प्रेशर को कम करना है और बच्चे को रिलीफ देना है। जितना हो सके इतना बच्चे को रिलीफ देना है। जैसे कि हम देख रहे हैं बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने ये कहा है, बंडूरा ने कहा है कि बच्चे को आप समाज में छोड़ दीजिए। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको आप देखिए, वो आसपास के मोहल्ले में, गली में, पार्कों में, या वो मैदान में घूमने लगते हैं, खेलने लगते हैं, और अपनी गैंग बनाकर वो घूमने लगते हैं। और वहीं पर ही जो भी चीज़ें एक्टिविटी होती हैं, जो भी गतिविधियाँ या कार्यविधि आसपास के बच्चे वहाँ पर करते हैं, तो उस गतिविधि को वो बच्चे सीखने लगते हैं, और वही गतिविधि को वो अपनी माइंडसेट में ढाल लेते हैं, और उसी को फिर वो अपने घर में आके अपने बड़ों के साथ में चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे कहीं मैदान में खेल रहे हैं और कहीं आपस में टोली में कहीं बच्चों की लड़ाई हो गई, तो उस क्रिया को वो अपने घर में चर्चा करते हैं, बताते हैं बड़ों से कि वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ। और ये सब बच्चों में सामाजिक अधिगम के रूप में आता है। अधिगम एक लर्निंग है जो चारों तरफ से होती है, यानी चहुमुखी विकास की व्यवस्था है अधिगम। अधिगम का मीनिंग्स होता है कि सीखना और सिखाना। पावलोव का अनुकूलन सिद्धांत। पावलोव ने कुत्ते पर अपना इन्वेंशन किया था। पावलोव ने ही बताया था, जो कुत्ते का मालिक था वो रोज़ कुत्ते को खाने के लिए कुछ ना कुछ देता था, डेली वेज। लेकिन जब उसका मालिक उस कुत्ते के लिए कुछ लेके जाता था तो कुत्ता जो होता था वो अपने मालिक को देखकर अनुकूलन करने लगता था, एडेप्टेशन। और उस अनुकूलन की वजह से कुत्ते के मुंह से सलाइवा टपकने लगती थी। तो एक दिन उसने मालिक ने सोचा कि अगर मैं आज कुत्ते को अगर भोजन नहीं देता हूँ तो कुत्ता क्या एक्टिविटी करेगा। उनने कराया था। जब अगले दिन गया तो उनने कुत्ते को भोजन लेके नहीं गया, बस वो कुत्ते के पिंजरे के पास पहुंचा और उन्हें कुत्ते का जो जिस पिंजरे में कुत्ता बंद था उसने उसका कुंडा खटखटा दिया, और कुत्ता अपने मालिक को देखे वो बोलने लगा। और जब बोलने लगा तो फिर कुत्ते ने कुलबुलाहट शुरू कर दी, और कुत्ते के मुंह से बिना भोजन दिए हुए सलाइवा टपक रही थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुत्ता स्वतः पहले ही जान चुका था कि मालिक कुछ लेकर आ रहा है, इसी वजह से कुत्ते के मुंह से सलाइवा टपकने लगी। इसे कहते हैं अनुकूलन का सिद्धांत, यानी बिना भोजन दिए हुए। क्योंकि कुत्ते की जो एक्टिविटी थी डेली बेस की, उसकी रूटीन में आ चुकी थी कि मालिक रोज लेकर आते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन उस दिन वो लेके नहीं पूछा, तो मालिक ने देखा कि कुत्ते को बिना भोजन दिए ही एक्टिविटी हो रही है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो रहा है कि मैंने तो क्रिया भी नहीं करी, वो प्रतिक्रिया कर रहा है कुत्ता पीछे से। मतलब कुत्ता जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है उस पर SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्डिंग थ्योरी।
आगमन विधि। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगमन विधि के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं कि जैसे कि ये मेरे पास मार्कर है, ये हर बच्चों को पता है कि इससे लिखा जाता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि इसके अंदर भी रिफिल होता है, इसके अंदर भी इंक डाली जा सकती है। यानी जिस चीज़ का हमें पता होता है वो तो ठीक है, लेकिन जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता उसे जानने की जिज्ञासा कहते हैं। आखिर वो है क्या चीज़, तो उसी को अज्ञात बोलते हैं। जैसे किसी ने तुमसे कह दिया कि भाई चलो वहाँ राजस्थान की पहाड़ियों पर घूमने चलते हैं। अब तुमने राजस्थान को ऊपर से तो देख रहा है, लेकिन जब अंदर आप घूमे राजस्थान की हिल्स में, पहाड़ियों में, तो आप अरे सर मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसा भी होता है क्या। इसी को कहते हैं अज्ञात। निगमन विधि। अच्छा, आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं बच्चों को। आगमन विधि कक्षा 1 से लेकर और 12 तक लागू होती है, और इसमें बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाएंगे। उदाहरण के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा, और इसमें पहले उदाहरण होता है। जैसे मैं आपके सामने इस मार्ग को खोल दूँ चारों तरफ से, तो बच्चा भी इसको खोल देगा। और निगमन में सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, जो रूल होते हैं वो उसको बताया जाता है पहले बच्चे को, कि रूल्स कैसे पढ़ाया जाता है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि भाई स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। अब बच्चों को रूल बताओ पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल्स होते हैं। ये 12 से ऊपर तक की क्लासों में काम करती है निगमन विधि। निगमन विधि का मतलब यानी जो BA BSc तमाम ऐसी मास्टर जो क्लासें होती हैं बड़ी बड़ी तमाम, तो उन सब में ये काम करेगी निगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाएंगे, फिर सिखाया जाएगा। ये विशिष्ट सामान्य की ओर होती है। जैसे मान लीजिए कोई गांव के अंदर बहुत बड़ा एक अधिकारी आ गया और सारी पब्लिक उसके सम्मान में खड़ी है, तो एक अकेला आदमी क्या हो गया, आगमन विधि। और जो पब्लिक हो गई वो हो गई यानी निगमन विधि। पब्लिक एक सामान्य है, जब पब्लिक यानी जब विशिष्ट आदमी चला जाएगा तो पब्लिक सामान्य हो जाएगी। ठीक, तथ्यों से घटना होगी। पहले फैक्ट, कोई फैक्ट आपको पता चल गया और आपने फैक्ट को जानने के लिए आपने गूगल सर्च कर दिया, तो बहुत सारी घटनाएं निकल के आ जाएंगी। निगमन विधि में सामान्य से विधि की ओर होता है, यानी विशेष की ओर होता है। सर जैसे गांव के प्रधान में सारे इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं लोग 2-3, और उसमें सारे जो लोग होते हैं वो जो विशेष लोग होते हैं वो गांव के 1 by 1 घर में घूमते हैं वोट के लिए। ज्योग्राफिकल वेज, पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी ने दी है, ये भ्रमण विधि के नाम से भी जानी जाती है। इसको घूमने से ही बच्चों को सिखाया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी है। क्वेश्चनिंग, यानी जब तक बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा तब तक सीखने की कोशिश नहीं कर सकता वो। प्रोजेक्ट विधि हेनरी विलियम ने दी है। इसमें जो प्रोजेक्ट होता है वो उसमें 3 से 4 दिन का प्रोजेक्ट होता है, बच्चों को बनाने के लिए दिया जाता है, और उसमें 3 से 6 सोपान होते हैं, और उस प्रोजेक्ट को हमें कम से कम 2 दिन 3 दिन या 4 दिन में एक लिमिट उसकी होती है बना के देने की। समस्या समाधान विधि सुकरात ने दी है। गणित सार संग्रह महावीराचार्य ने दी है। ब्लूम्स टेक्नोमी, इससे पहले हम देखो मारिया मोंटेसरी विधि, मारिया मोंटेसरी ने दी है। किंडरगार्टन विधि फ्लोबेल ने दी है, क्योंकि इसमें बच्चों को बगीचे के माध्यम से क्लास को बगीचा बना दिया जाता है, पूरे पेड़ पौधे तमाम उसमें थीम से लगा दी जाती है। खेल विधि हेनरी कोलवेल ने दी है। इसमें खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, यानी वातावरण में रहकर बच्चों को इसमें सिखाया जाएगा खुले मैदान में। खोज विधि नील आर्मस्ट्रांग ने दी है। जैसे मून पर क्या है, मून पर पानी है, या मून पर पेड़ पौधे हैं, या मून पर ऑक्सीजन है, तो उसकी खोज के लिए नील आर्मस्ट्रांग वही बच्चा करता है। या जब क्वेश्चन से हल नहीं होता तो उसके लिए वो गूगल सर्च करने लगता है, या उसके अलावा जैसे किताबों में ढूंढने लगता है कि बाबर पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, इस तरह से उसकी सारी डिटेल जाने लगता है। विलियम्स टैक्सोनॉमी 1956 में दिया था इन्होंने। ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, इन्होंने ये शब्द दिए। और इन्होंने बताया कि बच्चा पहले ज्ञान हासिल करेगा, फिर बोध करेगा, फिर प्रयोग करेगा, फिर संश्लेषण करेगा। संश्लेषण का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, विश्लेषण का मतलब होता है चीज़ों को बांट देना। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारा इकट्ठा न्यूज़पेपर होता है उसमें, लेकिन जब उसकी न्यूज़ की छोटे छोटे टुकड़ों में दिन प्रतिदिन के हिसाब से बांट देते हैं कि भाई आज वहाँ हुआ, ये हुआ, शहर में ये हुआ, प्रदेश में ये हुआ, तो वो न्यूज़ के फ्रैक्चर हो जाते हैं, फ्रैक्शन हो जाता है। फ्रैक्शन की वजह से ही न्यूज़ जो होती है वो 2 से 3 भागों में बढ़ जाती है। मूल्यांकन यानी एक टेस्ट पेपर के रूप में होता है कि बच्चे ने क्या लिखा। असिस्टिव मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है बच्चे की जानने के लिए। क्रियात्मक लर्निंग बाय डूइंग होता है। भावनात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, यानी हम कह सकते हैं कि बच्चे को हमें उसका IQ नहीं देखना है, क्योंकि बच्चे का IQ देखने से वो एकेडमिक नंबर तो ले आएगा, लेकिन वो समाज में व्यवहारिक बातें नहीं सीख पाएगा, ना ही समाज में वो आपसे तालमेल बैठा पाएगा, ना ही समाज के लोगों के प्रति वो इंटरेक्शन कर पाएगा। अगर हम बच्चे का EQ पर ध्यान दें, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस पर, तो बच्चा एकेडमिक नंबर भी ले आएगा और समाज में बड़ों के साथ इंटरेक्शन भी कर सकता है, और पब्लिक को हैंडल और डील भी कर सकता है। ब्रेल विधि लुईस ब्रेल ने दी थी। आगमन विधि अरस्तु ने दी थी। निगमन विधि प्लेटो ने दी थी। परियोजना विधि 6 विधि, इस विधि में 6 सोपान होते हैं कार्य को करने के लिए। तो ये था एक सीटेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्चुअल चीज जो पूछा जाता है। इससे 10 से 12 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इसको देख लेंगे तो 10 से 12 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। इतना ही काफ़ी है इसमें सीटेट में। सीटेट में वो आपको केवल व्यवहारिक बातें जानना चाहता है आपकी, ना कि वो आपको एकेडमिक नंबर के रूप में आप कितने इंटेलिजेंट है, कितने तेज हैं, ये मायने नहीं रखता है। सीटेट में ये मायने रखता है कि बच्चे की वो पेडागोजी को कैसे समझेगा, या बच्चे के आसपास के एनवायरनमेंट को टीचर कैसे समझेगा, या वो दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने चला गया तो वो वहाँ की व्यवस्था को कैसे डील करेगा, या वो तमिलनाडु केरल में चला गया तो वहाँ के बच्चों को कैसे डील करेगा। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं सीटेट में। सीटेट एक भावनात्मक परीक्षा है, ना कि एकेडमिक। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और दोस्तों कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।